बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आउटलाइन की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की आउटलाइन को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पार्ट वन में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की हमने पार्ट वन में जो डिस्कशन की थी वो फॉर्मेटिंग के ऊपर थी। और फॉर्मेटिंग हम कैसे बनाते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन की, उस पे हमने बात की थी। अगर लास्ट लेक्चर की अगर आपने सुना है तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि पार्ट वन में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। एंड देन उसके बाद पार्ट टू है, और पार्ट टू में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के चैप्टर्स की आउटलाइंस क्या क्या होती हैं। और फिर हम एक सैंपल के तौर पे एक डॉक्यूमेंटेशन लेंगे और उसमें देखते चले जाएंगे कि जो मैं बात आपको आउटलाइन में बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो सैंपल हम लेंगे उसमें भी वही चीज़ डिस्कशन हो रही होगी या डिस्कस हो रही होगी। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर देन अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर वन है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो सब पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? फाइनली प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन देना है आपने। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे साथ एक सैंपल के तौर पे, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की ही डॉक्यूमेंटेशन है जो लास्ट ईयर हुई है और सेम फॉर्मेट में। तो यहाँ पे देखिए, ये आप ये फॉर्मेटिंग सारी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और देन उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन आ जाती है। एक्नॉलेजमेंट को भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट को भी डिस्कस किया था। एंड देन टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो लिस्ट ऑफ फिगर की बात कर रहे थे हम। देन फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल, एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब चैप्टर वन में मैंने भी बात की है कि चैप्टर वन में सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। और इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सिंपल हमने इस तरह चैप्टर शुरू किया कि इंट्रोडक्शन 1.1 उसकी मेन हेडिंग है, यानी कि हेडिंग वन है। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे बताया क्या जा रहा है? इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट को हम क्यों कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट का जितना भी डिटेल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे फूड रेस्क्यू सिस्टम पे बात हो रही है इस प्रोजेक्ट में या इस डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे बताया जाएगा फूड रेस्क्यू, कौन सा फूड रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, उनमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, सिस्टम कैसा होगा ये। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे मेंशन होगा। और याद रखिए कि इंट्रोडक्शन जो है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन जब या एग्जामिनर जब आपके इंट्रोडक्शन को पढ़े तो वो अच्छे तरीके से और अंडरस्टैंड कर सके, ना कि आपने घुमा फिरा के बातें की हो, एक सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ मैच ना कर रहा हो, तो उसको इंट्रोडक्शन पढ़ के ये समझ ही ना आ रही हो कि भाई ये प्रोजेक्ट का जो मेन पार्ट है या मेन तारुफ है वो क्या है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन का सिंपल होना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए करें कि इंट्रोडक्शन को वेरी सिंपल रखें। देन उसके बाद हम सेकंड हेडिंग पे मूव करते हैं। तो सेकंड हेडिंग आती है हमारे पास प्रॉब्लम। हम यहाँ पे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम से जाहिर है कि ऐसी स्टेटमेंट भाई यहाँ जहाँ पे हमने बताना है प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमें। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बताने के लिए यहाँ पे देखिए, ये देखें, सेकंड हेडिंग है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आप पॉइंट्स की सूरत में भी बता सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अगर पॉइंट्स की सूरत में आप बताएंगे ना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पॉइंट की सूरत में बताएं। पॉइंट की सूरत में ये होता है कि नेक्स्ट पर्सन जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ रहा होता है तो आप वो पॉइंट्स पढ़ के समझ जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स ना हो, पैराग्राफ में हो, तो फिर भी ठीक है। लेकिन पैराग्राफ को पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है और पैराग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके समझ आती है कि भाई पैराग्राफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। ठीक है भाई, इस प्रॉब्लम के ऊपर स्टूडेंट्स ने काम किया है या ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ये इस प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पॉइंट्स, और देन ये नहीं करना कि सिर्फ पॉइंट मेन पॉइंट में लिख दिया और डेट्स इट। नो, पॉइंट को बाद में डिफाइन भी करना होता है एक दो तीन लाइनों में। ठीक है, ताकि उस पॉइंट की आगे डिस्क्रिप्शन भी पता चले कि ये पॉइंट ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम पे काम होने वाला है। ठीक है, तो ये इस चीज का ख्याल रखना है। तो कोशिश करें कि उसको पॉइंट्स की सूरत में लिखें। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको कहा जाता है जो प्रोजेक्ट में जिस बेस पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा होता है। डेफिनेटली आप जब कोई फाइनल प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के ऊपर होता है। सो उस चीज की, उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ताकि नेक्स्ट पर्सन एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसे इंट्रोडक्शन की समझ आए कि भाई राइट प्रोजेक्ट क्या है, देन उसमें प्रॉब्लम क्या है, देन उसके बाद फिर आगे हमारे पास हाइडिंग आती है।
ओके, नेक्स्ट राइडिंग हमारे पास आती है ऑब्जेक्टिव्स की। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के क्या क्या खसूसियात हैं, आपके प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि क्योंकि ये पुरानी 1 साल पहले की है, तो यहाँ पे हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड भी ऐड कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो आउटलाइन दी गई है बाय डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसमें कमी नहीं की जा सकती, इसमें इजाफा किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, तो आउटलाइन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो आउटलाइन में सिर्फ पहले चैप्टर के सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें कमी नहीं करनी है, आपने कोई टॉपिक स्किप नहीं करना इनमें से। इनमें हम न्यू टॉपिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस एक डॉक्यूमेंटेशन हुई है, तो यहाँ पे हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है। तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से और मजीद आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हो जाती है कि भाई हिस्ट्री क्या थी। इसको हम लिटरेचर व्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर या इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ था, और देन उस प्रॉब्लम के ऊपर लोगों ने क्या काम किया और वो कैसे उसको रिजॉल्व किया, और हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आगे, फर्दर हम एडवांसमेंट की तरफ कैसे लेके जाएंगे। तो हिस्ट्री बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का मेन पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपकी आउटलाइन का भी पार्ट है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? आपके महसूसियात क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज क्या है प्रोजेक्ट की। ठीक है, आप किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलने वाले हैं, आप किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करने वाले हैं, यानी कि हम आप ऐसा कह लें कि पिलर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट के पिलर कौन कौन से हैं। अगर आप उन पिलर्स को, उन चीजों को ओबे करेंगे या उन चीजों तक को कह लें कि आप कंप्लीट करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स को भी कोशिश करें कि आप पॉइंट्स की सूरत में लिखें, इसी फॉर्मेट में लिखें। अगर आप वैसे पैराग्राफ में भी लिखेंगे तो डजेंट मैटर, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी आपको काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देन उसके बाद हाइडिंग अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन अगर हम चलें, तो हमारी नेक्स्ट हाइडिंग आती है अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, अजम्पशंस और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये न्यू पहली दफा ये चीज ऐड की गई है, उससे पहले आउटलाइंस में ये हाइडिंग नहीं हुआ करती थी, कुछ और हाइडिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे इस आउटलाइन में जो इस साल आउटलाइन आपको दी जा रही है या डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट। अजम्पशंस होती है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कौन कौन सी चीजें नीड होंगी, यानी किन किन चीजों की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जिसमें आपके पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ जाता है, या उसके अलावा किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ बच्चे रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, रिसर्च बेस्ड डाटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है, या मार्केट बेस्ड चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्हें अजम्पशंस कहते हैं। ठीक है, देन उसके या उसका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कह सकते हैं आप। अजम्पशंस जो है प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल भी होती है, ये सारी चीजें भी होती हैं। ओके, देन उसके बाद आगे चले तो कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है कि इसमें कॉस्ट क्या आएगी, बजट क्या होगा। ठीक है, जैसे हम वो एक टाइम पे हम कोकोमो मॉडल की बात करते थे, या हम बजट मॉडल की या कॉस्ट मॉडल की बात किया करते थे, तो कंस्ट्रेंट इस चीज को कहा जाता है। तो अभी एक सैंपल्स के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए रिलेटेड वर्क, ये आप पहले ऐड हुआ हुआ है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले डॉक्यूमेंटेशंस में होती थी, अब अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये देखें जरा, ये देखें ये चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें कॉस्ट एस्टिमेट हुआ हुआ है यहाँ पे, ये है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, एस्टिमेशंस वगैरह, कॉस्ट कितनी होगी, बजट्स क्या होगा, फिर उसके बाद नीड्स क्या होंगी, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट ये वगैरह, इसमें स्टाफ की नीड होगी, ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी अजम्पशंस के अंदर आती हैं। तो इस तरह ये बहरहाल हाइडिंग को थोड़ा चेंज किया है। अगर ये आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं, तो आप इसको लिख लेंगे आसानी से कि कंस्ट्रेंट्स और अजम्पशंस क्या होती हैं। देन उसके बाद आगे मूव करते हैं, तो आगे नेक्स्ट हाइडिंग हमारे पास आती है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा? प्रोजेक्ट स्कोप में दो तीन चीजें आ जाती हैं। प्रोजेक्ट स्कोप में अगर हम देखें, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट स्कोप की भी बात हो रही होगी। ओके, नो, प्रोजेक्ट स्कोप की यहाँ पे हाइडिंग नहीं है। लेकिन मैं ये रहा प्रोजेक्ट स्कोप है कि भाई प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है आगे इन फ्यूचर, मार्केट में क्या स्कोप होगा, ये कोई बिजनेस मॉडल है आपका, या आप इसको कल को बेचेंगे, या मार्केट में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या जैसे लाइक ऑनलाइन कोई सर्विस होती है फाइबर बेस्ड, या दराज डॉट पी के ई कॉमर्स बेस्ड कोई सर्विस है आपकी, जो जहाँ पे लोग आएंगे और आके अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, या आपको ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है किसी इंडस्ट्री को, या आप किसी मार्केट बेस जाके ऑर्गेनाइजेशन को बेचोगे, या बिजनेस मॉडल होगा, तो या उसका इन फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है।
ठीक है, और ये किन चीजों को ओवरकम करेगी, यानी किन किन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगी और बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये देखें प्रोजेक्ट स्कोप में, अगर आप यहाँ पे इसको स्टडी करें तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर होता है और पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देन हमारे पास सेकंड चैप्टर शुरू होता है और सेकंड चैप्टर का नाम ही रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस है। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, स्पेसिफिकेशंस एंड एनालिसिस हुआ करता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस नाम रख दिया गया। सबसे पहले आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू तो बड़ी आसान सी चीज है, या एग्जिस्टिंग सिस्टम स्टडी। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं इस काम से पहले क्या काम हुआ है और लोगों ने क्या क्या काम किया है, जिसको हम कहते हैं रिसर्च पेपर्स पढ़ना, या उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना जो ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड हो चुके हैं। तो उन सब का हवाला देना अपने डॉक्यूमेंटेशन में, उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सेकंड चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। ओके, ये देखिए, ये लिटरेचर व्यू है। एग्जिस्टिंग फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐप बनी हुई है, या आपकी जो ऐप है उससे पहले जो उस जैसी एप्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, और उसमें आप न्यू का करने वाले हैं, यानी कि जो प्रीवियस स्टडी आपके काम से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपकी लिटरेचर रिव्यू में आती है। देखिए, इन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स को देखा कि वो कौन सी ऐप में क्या क्या काम हो रहा है। तो आप इसका एक टेबल भी वैसे बना सकते हैं, इट इज अप टू यू, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें। तो लिटरेचर व्यू या एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम इस तरह स्टडी करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्टेक होल्डर्स लिस्ट, यानी कि इसमें एक्टर्स कौन कौन से होंगे। एक्टर्स मतलब मेन एक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन से एक्टर्स क्या काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ई कॉमर्स पे काम कर रहे, ई कॉमर्स एप्स बना रहे होते हैं, तब उसमें यूजर होता है, एडमिन होता है, या क्लाइंट होता है, या सर्वर्स होते हैं, या लाइक आप कह सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस होता है, कस्टमर टू कस्टमर होता है, कस्टमर टू बिजनेस बिजनेस होता है। तो इस तरह के जो एक्टर स्टेक होल्डर लिस्ट होती है, ये सारी की सारी, ये भी न्यू हेडिंग ऐड की गई है, पहले ये चीजें नहीं थी। तो स्टेक होल्डर लिस्ट को आपने बड़ी आसानी से बड़े तरीके से जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है। एक्टर्स, कौन से एक्टर्स क्या क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड चैप्टर का, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ऐसा आपकी ऐप या प्रोजेक्ट में ऐसी टॉपिक्स, ऐसी टूल्स, या ऐसा आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो या कोई ना कोई काम कर रहे हो, तो हम उन्हें कहेंगे भाई ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि आप कह लेंगे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, और वो फॉर्म के ऊपर जो कोई भी फंक्शन लगा हुआ है और वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप चले जाइए, जैसे अबाउट अस तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ना, कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा होता। या आप कह रहे हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा होता ना। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ओके, बहरहाल ये रिक्वायरमेंट का टॉपिक जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूज केस डिस्ट्रीब्यूशन, यूज केस क्या होता है? यूज केस एक डायग्राम होती है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उसमें यूज केस डायग्राम्स वगैरह के बारे में आपने बस डिटेल में पढ़ा होगा। यूज केस होता है कि आपकी सारी जितने मेन एक्टिविटीज हैं, या आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आप एक डायग्राम कली फॉर्म में अगर ले आए, डायग्राम में अगर उसको डिजाइन कर लें, तो हम कहते हैं यूज केस डिस्क्रिप्शन या यूज केस डिजाइन बन गया। मैं उसकी भी एक डेमो आपको देता हूँ यहाँ पे। पहले यूज केस की डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने यूज केस को डिफाइन करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है पैराग्राफ की शक्ल में उसे डिस्क्राइब करना। फिर उसके बाद डिजाइन का मतलब होता है कि उसको प्रॉपरली डिजाइन करना डायग्रामेटिकली फॉर्म में। ओके, यहाँ पे यूज केस डायग्राम होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये यूज केस डायग्राम। अब ये जितने भी बीच में ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये रिक्वायरमेंट्स है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये साइड पे एक्टर्स हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट एक एक्टर है, एनजीओ एक एक्टर है, और एडमिन एक एक्टर है। इस तरह ये यूज केस डायग्राम जो है वो डिजाइन होती है। और यूज केस डायग्राम डिजाइन करने के लिए आप ईड्रॉ का टूल यूज कर सकते हैं। ईड्रॉ बड़ा अच्छा टूल है जहाँ पे आप इसे डिजाइन कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, वर्ड में भी वैसे बन जाती है, लेकिन जो एक्चुअल टूल है इसका वो ईड्रॉ है। ईड्रॉ में आपको ये डायग्राम, ये जो सिंबल्स हैं, डायग्राम के सिंबल्स हैं, ये सारे बने बने मिलते हैं। आप वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इजीली, आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास जो डायग्राम्स आती हैं उनमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा इंटर में भी। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है कि जैसे सबसे पहले आपने ये प्रॉब्लम ढूंढी, कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे की, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर एनालिसिस कैसे किया, फिर उसके बाद आपने सिलेक्शन कैसे की अपने प्रोजेक्ट को रिजॉल्व करने की।
फिर उसके बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, फिर टेस्टिंग करनी होती है, फिर मेंटेनेंस करनी होती है। ये आपको सारे सात सात स्टेप्स होते हैं, आई थिंक सो, ये आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC भी कहा जाता था इसको। तो इस तरह जस्टिफिकेशन ऑन व्हाई दिस पर्टिकुलर मॉडल इज कंसिडर्ड, ठीक है, ये भी आपने साथ जस्टिफिकेशन भी देनी है कि ये सारे का सारा मॉडल आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे काम कर रहा है, कैसे उसको आप कंसीडर कर रहे हैं। तो ये है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो सिस्टम डिजाइन में आता है। तो हम चैप्टर 3 से आगे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 के वीडियो में हम चैप्टर 3 से शुरू करेंगे और इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्लाह खैर।